हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले वाला मैंने जो शुक्रवार को जो वीडियो डाला था उसमें एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और एकात्मक शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में एवं इसके गुणों के बारे में बातचीत की थी। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे जो एकात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती हैं और स्थानीय सरकारें केंद्र के अधीन ही होती है। या स्थानीय जो सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकारों को जो पावर्स दिया जाता है या जो भी सुविधा दी जाती है वो केंद्र सरकार की सुविधा दी केंद्र सरकार द्वारा सुविधा दी जाती है। उसके बाद में इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा था हमने कि संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, स्थानीय सरकारें केंद्र पर निर्भर रहती है। उसके बाद में इसमें एकहरी नागरिकता पाई जाती है, प्रशासन में एकता पाई जाती है, संकट काल के लिए इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है ये उपयुक्त रहती है, राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है और उसके बाद में मितव्ययता है। और विशेषकर जो छोटे राष्ट्र हैं जिसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल कम है, उन देशों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था रहती है जिसके आधार पर देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए एक सुशासन स्थापित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने एकात्मक शासन व्यवस्था का जो टॉपिक था उसमें पहले इस प्रकार के बारे में हमने विस्तृत पढ़ा था। कुछ हमने इस टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा सा एक सार रूप में बताने का प्रयास किया है। आज हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें जो दोष क्या पाए जाते हैं या इसमें क्या कमियां हैं या इसकी किस प्रकार से आलोचना की जाती है। उसके बाद में संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख क्या विशेषताएं है। तो चलो हम बात करते हैं कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था है इस शासन व्यवस्था में दोष क्या है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उस एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या दोष पाए जाते हैं। तो पहले है कि केंद्र सरकार की निरंकुशता का भय रहता है। बहुत ही जो पहला इसका जो दोष है वो केंद्र सरकार जो है उसकी मोनोपोली का भय रहता है, यानी कि केंद्र सरकार कभी भी इस प्रकार से देख सकती है कि निरंकुश हो सकती है, क्योंकि जब एक ही देश राज्य में एक ही प्रकार की सत्ता होगी उस पे ऊपर जो केंद्र सरकार के पास में पूरा पावर होगा, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार राज्यों की उपेक्षा कर सकते हैं या राज्यों को किसी प्रकार का कोई पावर नहीं दे सकती है। और अगर जब केंद्र सरकार निरंकुश रवैया अपना लेती है तो ऐसी स्थिति में एक लोकतांत्रिक देश के लिए जनता के राइट्स होते हैं वो उस राइट्स पर खतरा भी मंडरा सकता है। तो दूसरी हम इसकी दोष के बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ है। जो पॉलिटिकल जो लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, राजनीतिक जो चेतना होती है, राजनीतिक चेतना, तो इस प्रकार इसमें देखते हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में कम पाई जाते हैं, क्योंकि क्योंकि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई लोकल बॉडी की गवर्नमेंट नहीं बनती है। इस कारण से जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो स्थानीय लोग केंद्र के प्रति विमुख रहते हैं या उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। इसलिए इसमें ये दोष पाया जाता है कि राजनीतिक चेतना जागृत करने में इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो असमर्थ रहती है। उसके बाद में असक्षम एवं अकुशल शासन, यानी कि हम देखते हैं कि प्रांतीय जो शासन होता है या प्रांत की जो सरकारें नहीं के बराबर होती हैं, प्रांतों में किसी प्रकार की कोई गवर्नेंस नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि कई बार अयोग्य एवं असक्षम जो लोग होते हैं वो सरकार में प्रवेश कर लेते हैं या उसके बाद में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनाते हैं उस पॉलिसी बनाने में भी इस प्रकार के लोगों की भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो जन आकांक्षाओं की अपेक्षा भी करते हैं, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए इनकी आलोचना की जाती है कि ऐसी स्थिति में जो प्रांतों की जो स्थिति होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। उसके बाद में स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा, जब एकात्मक शासन व्यवस्था होती है तो इसमें प्रमुख दोष ये पाया जाता है कि क्योंकि उस समय इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उस देशों में स्थानीय सरकारें होती नहीं है, यानी कि प्रांतों में किसी प्रकार की जो सरकारें नहीं होती हैं। और ऐसी स्थिति में जो प्रांतों के सरकारें नहीं होने के कारण जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य किया जाता है उसमें कई प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में नौकरशाही का शासन, एक इसमें भी एक दुरुपयोग हो जाता है कि जो नौकरशाही वर्ग होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि
जिस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है तो उसमें अलग अलग राज्यों में एक प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि नौकरशाही प्रकार की जो गवर्नमेंट जो बनती है और नौकरशाही सरकार है वो स्थानीय लोगों की जो भावनाएं होती हैं उनके अनुसार देश की जो पॉलिसी होती हैं इस प्रकार से नहीं बना पाती हैं। इस कारण से नौकरशाही शासन है उसका जो भय है लोगों के मन में ये बना रहता है। और उसके बाद में अगली जो इसकी जो दोष के बारे में बात करेंगे कि विविधता वाले देशों के राज्यों के लिए अनुपयुक्त, यानी कुछ देश ऐसे होते हैं जिस देश की संस्कृति विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो इस प्रकार यहाँ विशाल जो राज्य होते हैं, बहुत ही बड़े राज्य विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ जो विशाल राज्य होते हैं, तो ऐसे विशाल राज्यों के लिए इस प्रकार का जो ये होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था होते हैं वो केवल एक कम जनसंख्या वाले या छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था है, जबकि विशाल जनसंख्या वाले राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार से ये हम बात कर रहे थे कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें क्या क्या डीमेरिट या गुण अवगुण पाए जाते हैं। उसके बाद में आज का हमारा जो यूट्यूब वीडियो का आज में हम बात करने का प्रयास करेंगे ये उसमें ये होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन या संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख क्या क्या विशेषताएं। जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और इस प्रकार कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति का विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता है, इस प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी कि पहले इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्र एवं जो प्रांत होता है या प्रांतों की जो गवर्नमेंट होती है इनके दोनों के बीच में जो पावर होता है इसका जो विभाजन है वो अलग अलग प्रकार के किया जा सकता है। यानी केंद्र के पास में कौन से पावर्स होंगे या राज्यों के पास में कौन से पावर होंगे इसके संविधान के द्वारा ही इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे हम भारत के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर जो शक्ति विभाजन सिद्धांत जो काम करता है उस आधार पर हम देखते हैं कि कानून बनाने की हमारे पास में जो 3 लिस्ट बनी हुई है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो इनमें हम कह सकते हैं कि जैसे जो संघ सूची की जहां बात करते हैं तो इसका मत होता है कि जो संघ सूची के जो विषय होंगे इस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। उसके बाद में जब हम राज्य सरकार की बात कर सकते हैं तो राज्य सरकार के सूची जो राज्य सूची की जो विषय है वहां पर कानून बनाने का जो दायित्व होता है वो राज्य सरकारों का होता है। उसके बाद में समवर्ती सूची पर राज्य एवं केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पावर को लेकर के इसका विभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो संघात्मक शासन व्यवस्था का एक रूप होता है। उसके बाद में डॉक्टर गार्डनर ने इसके बारे में कहा कि एक संघ ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। वे सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में जिसे संविधान अथवा संसद द्वारा कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। यानी कि यहाँ बताया जाता है कि केंद्र और राज्यों की जो सरकार होती है इनके पास में जो कानून बनाने की जो शक्ति होती है संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो उस निश्चित सीमा के दायरे में रहकर के अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रांतीय सरकारें अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करती हैं, यानी कि इसमें जो प्रभुत्व शक्ति होती है इसमें दोहरा प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि केंद्र की जो सरकार होती है वो अलग प्रकार से शासन करती है और केंद्र के तर्ज पर ही राज्यों में भी पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि समानांतर सरकारें चलती रहती हैं। उसके बाद में शक्तियों का विभाजन इसमें निश्चित होता है, यानी कि जिस देश की शासन व्यवस्था जो संघात्मक होती है वहां पर शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। जैसे जहां हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं उस विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। उसके बाद में जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं या स्थानीय विषयों से संबंधित जो योजना या कानून बनाए जाते हैं वहां पर राज्य सरकारें या राज्यों की इकाइयों के द्वारा कानून संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
संविधान द्वारा इसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। यहाँ संसद द्वारा जो नियम या कानून बनाकर भी इसके शक्तियों में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की रक्षा एवं संविधान की रक्षा करना एवं व्याख्या करना, यानी कि हम इसमें बात करते हैं कि जो संविधान की जो सर्वोच्चता होती है, संविधान चूंकि देश में सर्वोच्च कानून है और एक प्रकार से वो एक संविधान, इसमें जो संविधान होता है वो संविधान की सर्वोच्चता के आधार पर इसमें स्थान दिया जाता है। और उसमें ये देखते हैं कि इसमें सरकार संविधान के अनुसार ही शासन करती है, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो संविधान से बाहर जाकर के शासन नहीं कर सकती है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता इसमें प्रमुखता होती है। अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसमें संसद के द्वारा कोई कानून बनाकर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई प्रकार के जो मूल ढांचे होते हैं उसमें परिवर्तन की गुंजाइश कम रहती है, तो इसलिए संविधान की सर्वोच्चता का इसमें पाया जाता है। उसके बाद में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, क्योंकि न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है एवं इनकी संसद के द्वारा बनाए गए कानून है उसकी भी व्याख्या करती है, तो न्यायपालिका को भी इसमें सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। उसके बाद में दोहरी नागरिकता इसमें पाई जाती है। हम देखते हैं कि जिस देश में जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जा सकता है। जैसे हम अमेरिका के बारे में बात कर सकते हैं, तो अमेरिका में दो प्रकार की जो नागरिकता है, एक तो केंद्र की नागरिकता अलग है, यानी कि केंद्र सरकार है उसकी नागरिकता अलग है, और राज्यों में जो प्रांतों की जो गवर्नमेंट बनती है उनकी अलग नागरिकता है, यानी कि वहां पर अलग अलग प्रकार से कानून बनाए जाते हैं। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर दो प्रकार की नागरिकता हो। जैसे हम भारत के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि भारत का जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि भारत की जो नागरिकता है वो भी दो प्रकार की नागरिकता हो, क्योंकि हमारे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, भारतीय नागरिकता हमारी है। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज के इस YouTube वीडियो में हमने संघात्मक जो शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसकी प्रमुख क्या विशेषता है, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। कल हम बातचीत करेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रमुख क्या गुण है और उसमें क्या दोष पाए जाते हैं। धन्यवाद।